हेलो दोस्तों, यस भजन आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो DSSB का लैब असिस्टेंट का पद पे वैकेंसी आया हुआ था, उसका हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है उसे हल करेंगे। जैसे आपको हम बता दें, DSSB का जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट का है वो 200 मार्क्स का है। जो तो कितने मार्क्स का होगा? 200 का होगा टोटल, और मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे 200 के होंगे। और जो घंटे की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हमारे 200 मिनट भी हैं एग्ज़ाम देने के लिए। माइनस मार्किंग की बात करेंगे तो 0.25 माइनस मार्किंग है। और जो क्वेश्चन है दोस्तों, 200 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 सेक्शन बटे हुए हैं। पहला सेक्शन जो होगा वो आपको रीजनिंग मैथ इससे आएगा, 100 क्वेश्चन इससे आएंगे, और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके अपने सब्जेक्ट से। अगर ने DMLT या BMLT किया है तो 100 क्वेश्चन उससे आएंगे। और आपने अगर 100 क्वेश्चन जो आपका है वो आपका रीजनिंग नॉन टेक्निकल और 100 जो टेक्निकल, दोनों 100 क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसमें जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड है उसका हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखना चाहेंगे कि कैसे क्या क्या उसके उत्तर हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ये हमारा जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन ए में, तो हमें देखना है किसका? लैब टेक्नीशियन वाला देखना है। ये हमारा भाग ए है, सामान्य जानकारी। जो रीजनिंग आपने देखा था उसका जनरल अवेयरनेस का, तो वो क्वेश्चन है। अब हम आगे चल के देखते हैं लैब वाला। तो इंटेलिजेंट का क्वेश्चन है, देख लो कैसे कैसे आते हैं। आप लोग अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उस पर जा करके गूगल पे डाल करके लैब असिस्टेंट का DSSB का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो अभी ये चल रहा है, जो आपका चल रहा है आपका रीजनिंग मैथ वाला है। तो रीजनिंग मैथ हम छोड़ करके हम चलते हैं अपने लैब टेक्नीशियन जो रिलेटेड है DMLT BMLT का, उसकी तरफ से हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, 100 क्वेश्चन। तो हम सेक्शन बी में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है कैसे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है दोस्तों? पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज नोन एज द पावर ऑफ सेल। इसमें से कौन सा सेल है जो कि पावर हाउस जो नाम से बोलते हैं, या पावर ऑफ सेल जो सेल का पावर है। तो इसमें ऑप्शन में है राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम का क्या काम होता है दोस्तों? राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है? साइटोप्लाज्म जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लाइसोसोम का काम क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हमारे सेल्स हैं, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, या जो हमारे डेथ हो गए हमारे ब्लड सेल में, उसे क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। उसे क्या करेगा? वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का काम करता है। लाइसोसोम को दूसरा नाम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये भी ऑप्शन में आ सकता है। जैसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। वैसे ही लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग। तो आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी आयरन एटम्स इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ Hb। जो आयन्स होते हमारे आयरन है, जो आयरन एटम्स हमारे हैं, वो ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने प्रेजेंट होते हैं? इसमें राइट आंसर हमारा जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ Hb में। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि विच काउलेशन फैक्टर इज लैकिंग इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है, इसमें कौन सा फैक्टर है जिसकी कमी से हीमोफीलिया डिजीज होता है? तो इसमें से ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों ए। करेक्ट आंसर है फैक्टर 8। फैक्टर 8 की कमी से हमारा जो होता है हीमोफीलिया ए होता है। हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 की कमी से। हीमोफीलिया बी जो होता है वो 9 फैक्टर की कमी से। हीमोफीलिया बी जो बी होता है फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से। और हीमोफीलिया सी जो होता है वो फैक्टर 11 की डिफिशियंसी से। ये आपका आ सकता है हीमोफीलिया, तो दे दे कि हीमोफीलिया ए कौन सी फैक्टर की डिफिशियंसी होता है, या लिख दे हीमोफीलिया बी कौन सी फैक्टर से डिफिशियंसी होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं DSS में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको हम देख रहे हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम चेंज इन द हार्ट रिकॉर्डेड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि मतलब कि जो हार्ट का हमारे वॉल्यूम चेंज होता है उस किसकी इंस्ट्रूमेंट द्वारा रिकॉर्ड होता है। इसमें ऑप्शन में थर्मोमीटर जो होता है इसे हम मेजरमेंट करते हैं किसका? टेम्परेचर का। कार्डियोमीटर में क्या होता है? मेजरमेंट हम करते हैं कि हमारा जो हार्ट एक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। कैलोरीमीटर से हम क्या करते हैं? ये हम हार्ट रिकॉर्डेड करते हैं इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम चेंजेज वाला, तो हमारा कैलोरीमीटर हो गया। ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन मेजरमेंट करते हैं ऑक्सीजन से। अब हम यहाँ पे देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में पूछना है ये टेम्पोरली सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड।
मतलब कि जो हमारे टेम्पोरली अगर हमारे ब्रीथिंग का जो सिचुएशन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन में है हाइपोक्सिया। तो हम सब ऑप्शन को समझेंगे कि हमारे ये ऑप्शन में जो हमारा है नहीं है, सही है, नहीं सही है, उसके बारे में हम समझेंगे, जैसे अगले क्वेश्चन भी हमारा तैयार होता रहे। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया बोलते हैं जब ये लो लेवल हो जाता है ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। और एनॉक्सिमिया बोलते हैं, एनॉक्सिमिया में क्या होता है, ये सीवियर रिडक्शन हो जाता है या अब्सेंस हो जाते हैं ऑक्सीजन का आर्टेरियल ब्लड गैसेस में। अगर हमारे आर्टरी ब्लड में ऑक्सीजन का अब्सेंस हो जाना या तो कम हो जाना, सीवियर रिडक्शन हो जाना या तो अब्सेंट हो जाना, उसे बोलते हैं एनॉक्सिमिया। और एनॉक्सिया किसको बोलते हैं दोस्तों, एनॉक्सिया होता है जो हमारे मतलब कि बॉडी में या हमारे ब्रेन में कंप्लीट तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाए, उसे हम बोलते हैं क्या, एनॉक्सिया। एपनिया माने क्या होगा दोस्तों, एपनिया माने होता है जब भी हम अगर सो रहे स्टॉप पे, मतलब स्टॉप ब्रीथ व्हाइल ए स्लीप ऑलमोस्ट द ये, जब हम अगर सो रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा क्या ब्रेथ जो हमारे उस टाइम में रुक जाता है, एपनिया से बोलते हैं। इसमें ऑप्शन में हम बात करेंगे ब्रीथिंग कार्ड में, तो अब हमारा ऑप्शन हो गया एपनिया। एपनिया हमारा राइट आंसर इज करेक्ट है। अब हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम देखेंगे कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट, जो नॉर्मल अमाउंट वो कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन में है 0.5 से लेकर 1 लीटर। दोस्तों इसमें से अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो हमारा राइट आंसर पहला ही है, 0.5 से लेकर के 1 लीटर तक होता है। लेकिन आपको कहीं कहीं मिलेगा कि 0.5 लीटर, सिर्फ ओनली एक मिलेगा 0.5 लीटर्स, वहाँ पे 1 तक लीटर तक नहीं दिया रहेगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यही है, पहला सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सातवें क्वेश्चन की। सातवें क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ BMR। दोस्तों अगर इसमें से अगर गलती कोई हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो राय है कि आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, या आप क्या जानते हैं कि हाँ ये सही होगा या नहीं सही होगा। इसमें पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ BMR। हमारा जो है BMR डिटर्मिनेशन के लिए जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक हम क्या मेजरमेंट करते हैं। इसमें ऑप्शन में है मैनोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पायरोमीटर। दोस्तों हम समझ लेते हैं जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर में हम क्या करते हैं, द मेजरमेंट प्रेशर ऑफ द पाइपलाइन, जो पाइपलाइन का प्रेशर होता है हमारी बॉडी में, जैसे हमारे गैसेस हो गया, वाटर हो गया, या हमारे लिक्विड कोई फ्लूइड हो गया, उसको मेजरमेंट करें मैनोमीटर। फोटोमीटर में हमारा क्या है, इसमें डिटरमाइन करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को हम मेजरमेंट करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम विजिबल लाइट जो है, या यूवी लाइट है, या अल्ट्रावायलेट लाइट है, उसको हम मेजरमेंट करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में। स्पायरोमीटर में क्या करते हैं, जो हमारे जो आँख, मतलब द अमाउंट ऑफ एयर, जो हमारे लंग्स में जो हम सांस ले रहे हैं, कितना हमारे अमाउंट में एयर जो है वो अंदर जा रहा है और कितना आउट हो रहा है, तो हम स्पायरोमीटर द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि BMR के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, किससे डिटरमाइन करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है व्हाट इज द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट फॉर इंसुलिन। इंसुलिन के लिए कितना पर डे रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन में है 3 से लेके 30 से लेके 50 यूनिट्स पर डे। इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों 30 से लेकर के 50 यूनिट पर डे, नॉर्मल हमारे इतना क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे देखेंगे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन में तो हिंदी में भी दिया गया है, अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसे। और 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा जाएगा पहला हो जाएगा 150 से 250 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया दोस्तों। 150 से 200, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा या तो आप पढ़ते होंगे कि लेस देन 200 लिखा हुआ रहता है कि इतने से कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। तो राइट आंसर हमारा का ये हो गया। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल। जो दोस्तों क्रिएटिनिन लेवल होता है जो नॉर्मल कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा 0.5 से लेके 1.0। कहीं कहीं नॉर्मल अलग दिया रहता है, अलग अलग बुक में अलग अलग हम देखेंगे अलग रहेगा। अगर हम कहीं और देखेंगे 0.5 से लेके 1.3 दिया है, कहीं पे 1.2 दिया है, तो नॉर्मल एज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। अभी 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है विच डिजीज अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इसमें से कौन सा डिजीज है जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। ऑप्शन में है जीरोपैथेलेमिया, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमेलेसिया, बेरी रोग। दोस्तों बेरी जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारे विटामिन B1 की कमी से, जो इसको बोलते हैं थियामिन की कमी से हमारा बेरी होता है।
ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों होता है कि हमारे जो बोन होता है सॉफ्टनिंग हो जाता है, वो एडल्ट कंडीशन में होता है, और विटामिन डी की कमी से। रिकेटस क्या होता है दोस्तों? रिकेटस भी होता है, ये बच्चों में होता है, जिसमें सॉफ्टनिंग और वीकनिंग हो जाता है बोन में इन चाइल्ड में। और जीरोपैथेलेमिया क्या होता है? विटामिन ए की कमी से हमारा जीरोपैथेलेमिया हो जाता है, जो कि हमें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट के ना पूरा होने की वजह से होता है, और ये सीरियस डिसऑर्डर है जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या गया? जीरोपैथेलेमिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो नॉर्मल पर डे रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन में हो गया दोस्तों, पहला सही है हमारा 500 इंटरनेशनल यूनिट पर आयु, 500 आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट। कहीं कहीं आपको दोस्तों मिलेगा 600 मिलेगा, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, 600 आयु मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो गया, ये हो गया। और हम अगले यहाँ पे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जो हमारे GFR है इसका नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट कितना है? तो ऑप्शन में दोस्तों कहीं आप बुक में देखेंगे, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका 90 से लेकर के 120 ml पर मिनट लिखा हुआ है नॉर्मल रेंज। लेकिन इसमें आपका क्या है, इसके ऐसे तो आपको दिया नहीं है, तो 50 दिया, 80 दिया है, 130 दिया है, 2 दिया है। तो आपको अगर अदर बुक में देखेंगे, जैसे डॉक्टर AK जैन वाले में देखेंगे बुक में, तो उसमें दिया है 125 ml पर मिनट। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे 125 दिया है, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, 130 ml पर मिनट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 3, क्योंकि 125 ml दिया है किसमें? डॉक्टर AK जैन जो वाला बुक है फिजियोलॉजी का, उसमें दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ब्लड। दोस्तों आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमारे जो ब्लड का आयोडीन नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में हमारा ये है। अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन प्रेगनेंसी। दोस्तों इसमें से जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं सब हमारे क्या करते हैं कि ये मतलब प्रेगनेंसी जांच के लिए टेस्ट हमारे क्या यूज करते हैं। लेकिन हम मॉडर्न तरीके फर्स्ट मॉडर्न हम अगर यूज करेंगे तो हमारे ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला है। इसमें जोंडेक टेस्ट है, जो द फर्स्ट मॉडर्न टेस्ट है जो कि हम प्रेगनेंसी में यूज करते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर्म एंटीबॉडी इन एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सा एंटीबॉडी है जो कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में एंटीबॉडी से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में बनता है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा बनता है एनाफाइलेक्टिक में? IgE। एलर्जिक कंडीशन में जो हमारा होता है IgE जो एंटीबॉडी है वो हमारा क्या होता है? रिस्पॉन्स शो करता है, या हमारा क्या करता है? रोल प्ले करता है IgE। तो यहाँ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा होता है? जो IgE। अब हम इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे में हिंदी में दिया हुआ है दोस्तों, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप पढ़ना चाहते हैं गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17वां नंबर पर क्वेश्चन पूछ रहा है द मेन फाइबर्स एराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ईच नर्व इज कॉल्ड। दोस्तों ये हमारा जो नर्व है, नर्व में न्यूरॉन्स की बात हो रही है। न्यूरॉन्स का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें डेंड्राइटिस जो होता है, जो ऐसे चारों तरफ ऐसे फैला रहता है, जैसे हमारा हो गया डेंड्राइटिस। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका हो गया एक्सॉन, जो है एक्सॉन, ये देखो नीचे वाला है, तो यहाँ पे एक्सॉन एराइज होगा। तो यहाँ पे नर्व इज कॉल्ड को हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे दोस्तों। एक्सॉन जो होता है हमारा जो एराइज हो रहा है, नीचे एक्सॉन जो होता है। डेंड्राइटिस क्या होता है? डेंड्राइटिस जो होता है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स का है, यह फंक्शन में क्या करता है? रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल मैसेज। जो डेंड्राइटिस क्या है? जो इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है उसे क्या करता है? रिसीव करता है। और एक्सॉन जो है उसका वहाँ से एक्सॉन से क्या होता है? एराइज होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? एक्सॉन हो गया दोस्तों। एक्सॉन जो है एराइज होता है फ्रॉम द बॉडी नर्व सेल्स, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का हमारे एक्सॉन से स्टार्टिंग होता है, एराइज होता है, वहाँ से निकल रहा है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन कॉम्प्लिकेटेड बाई एन ऑब्स्ट्रक्टिंग क्लॉट इज नोन एज। जिसमें मतलब कि जो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लेबाइटिस बोलते हैं इसे।
जिसमें राइट आंसर हमारा आ गया है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। इसमें क्या होता है, जो वेन है, वेन में हमारे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं वेन में। और इसमें अगर अदर बात करेंगे वीनस थ्रोम्बोसिस में, वीनस थ्रोम्बोसिस माने क्या हो गया, एक कंडीशन है जो कि ब्लड क्लॉट हो जाता है वेन में। और थ्रोम्बस माने क्या हो गया, थ्रोम्बस माने हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, इसी को हम बोलते हैं, तो हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट जो उसे बोलते हैं थ्रोम्बस, थ्रोम्बस बोलते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे क्या होते हैं, ये क्लॉट हो जाते हैं। इम्बोलज, इम्बोलस माने क्या होता है दोस्तों, इम्बोलस माने होता है ये ब्लॉकेज हो जाता है या प्लग जैसा फॉर्मेशन कर लेता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है ब्लड वेसल्स में, तो इस हमारा हो गया क्या, इम्बोलस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, दे आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व हैं कितने पेयर्स होते हैं दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन में है 12, तो 12 ऑप्शन इज करेक्ट है। हमारे 12 क्रेनियल नर्व, 12 पेयर हमारे क्रेनियल नर्व होते हैं, जिसमें से हमें होता है पहला जो होता है ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक हो गया, ऑक्यूलोमोटर हो गया, ट्रोक्लियर हो गया, ट्राइजेमाइनल हो गया, एब्डक्शंस हो गया, फेशियल हो गया, वेस्टिबुलस कॉर्नियल हो गया, ग्रोसोफेरेंजियल हो गया, वेगस हो गया, स्पाइनल एक्सेसरी हो गया, हाइपोग्लोसल हो गया। हमारे 12 पेयर के होते हैं। गूगल पे डाल के आप देख सकते हैं कि हमारे वो क्रेनियल नर्व कितने पेयर होते हैं, तो 12 आएंगे। उसके स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना, उसके फंक्शन भी आपको पढ़ लेना है कि कौन सा नर्व है, उसका फंक्शन क्या है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट इज कॉल्ड, अगर डिम लाइट में अगर देखने में परेशानी है तो आपको कौन सा डिजीज हुआ, तो इसमें ऑप्शन में है मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, प्लेस बॉयपिया, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें अपना जो राइट आंसर है इसको दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस में आपको क्या होता है, डिम लाइट में इनब्लेट देखने में परेशानी होती है, जिसका हम निक्टेलोपिया भी बोलते हैं, निक्टोप्लोपिया भी बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस को। अब हम बात करें मायोपिया। मायोपिया माने क्या होता है, मायोपिया मीन्स होता है जब हमें दूर की जो होती है, मतलब निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, हमें धुंधला दिखाई जाता है, उसे बोलते हैं मायोपिया। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस वो होता है कि जब हम देखते हैं तो हमें कलर किस टाइप का, कोई चीज़ हमें कलर है, कलर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा कलर कैसा है। और प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि इसमें रिफ्लेक्टिव जो हमारे एरर होते हैं ओल्ड एज में ज़्यादातर होता है, इसमें क्या रिफ्लेक्टिव एरर हो जाते हैं, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में ही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 क्वेश्चन। 121 क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें ऑप्शन में है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड। दोस्तों जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टेड फूड है वो उसे हमें किस फॉर्म में हमें मिलता है, फूड फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। जिसमें ऑप्शन में है गैस्ट्रिक जूस, लिम्फ, काइम, बोलस। तो दोस्तों जो हमारा है गैस्ट्रिक जूस हमारा क्या है, एक हमारे एसिड है जिसमें HCl होता है जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो हमारा एक गैस्ट्रिक जूस हो गया। लिम्फ हमारा वो है कि लिम्फ हमारे प्रकार फ्लूइड है जो कि फ्लो होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। काइम, अगर हम काइम की बात करेंगे तो काइम जो हमारा है स्टमक और इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है डाइजेस्टिव फूड का। तो काइम हमारा इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, पूछ रहा है कि डाइजेशन फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड, तो काइम होगा दोस्तों। काइम जो हमारा होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में दोनों में ही हमारे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं। बोलस, बोलस की हम बात करें, जैसे हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो उसको हम चबाते हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद हम स्वेलो करने लगते हैं तो फिर बॉल की तरह बनता है। जब बॉल की तरह हो जाएगा, हम स्वेल करेंगे मतलब अंदर जाएगा जब मेरे खाना, तो जो बॉल के रूप में जाता है उसी को हम बोलते हैं बोलस। तो हमारे बोलस हो गया। हम अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल। दोस्तों कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को हम बोलते हैं, तो इसमें राइट आंसर जो है विटामिन डी। विटामिन डी को ही हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये हमारे जितने भी यहाँ पे विटामिन है, हमारे कितना कौन से विटामिन है, सब फैट सोलुबल्स विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, जितने भी हमारा विटामिन है ये फैट सोलुबल विटामिन हैं। अगर हम वाटर सोलुबल की बात करेंगे तो विटामिन हमारा सी और बी, हमारा सी और बी जो है वाटर सोलुबल्स विटामिन है, बाकी हमारा जो ए, डी, ई, के है ये हमारा फैट सोलुबल विटामिन है। तो इसमें से हम आपका ऑप्शन क्या बताया, कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अगर विटामिन डी की कमी होता है तो इसको हमें रिकेट्स रोग हो जाते हैं, अभी आपने उसकी पहले क्वेश्चन आया था, रिकेट्स हो जाते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाते हैं, तो हमारे विटामिन डी की डिफिशियंसी होता है। विटामिन ए की कमी से अभी देखिए आपने कि विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसका जो नाम बताएंगे विटामिन ए का, इसका नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ई जो हमारा है फैट सोलुबल विटामिन है, इसको हम बोलते हैं टेकोफेरॉल बोलते हैं, टेकोफेरॉल।
जिसमें भी हमारे टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको। विटामिन के जो है ये भी फैट सॉल्वर्स विटामिन है। ये भी हमारे क्या करते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हमारे हैं, काउल्सन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। अगर मतलब कि इसमें डिफिशियंसी हो जाती है तो ब्लीडिंग में हमारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्लॉट में डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज। तो इसमें से बोल रहा है कि हम एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं अगर बॉडी को, उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी हमारा क्या है, हिस्टोलॉजी माने इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसे हम देखते हैं, उसे स्ट्रक्चर्स को हो गया। साइटोलॉजी हो गया कि जो हमारे जो कॉज टिश्यूज हैं, हमारे सेल्स हैं, उसकी हम सेक्शन कटिंग करेंगे। सेक्शन कटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने के बाद क्या करते हैं, साइटोलॉजी में हो गया कि जो हम स्लाइड बनाए हुए हैं स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखना ही हमारे साइटोलॉजी है, स्टडी ऑफ सेल्स। जेनेटिक्स माने हो गया वही जेनेटिक्स हमारे DNA और RNA आपको उसके बारे में हम देखते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है कि विच फिजेटिव इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें से कौन सा फिजेटिव है जो कि हम अल्ट्रा वाले स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम कौन सा फिजेटिव यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन में है पिक्रिक एसिड, गुटरल्डिहाइड, क्रोमिक एसिड, हेलिस फ्लूइड। तो इसमें सर ऑप्शन में हो जाएगा गुटरल्डिहाइड। गुटरल्डिहाइड जो हमारा होता है हमें यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट स्ट्रक्चर देखने के लिए। दोस्तों इसके आगे और भी क्वेश्चन है तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको बताएंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा, नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। धन्यवाद।